जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का, जो हम लोग साइंस का अनसॉल्व कर रहे हैं, 2021 का सेट कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 को कंप्लीटली कर लिया है। आज के इस वीडियो में सेट 2 करने जा रहे हैं दोस्तों, और सेट 2 हम लोग HZ जो है वो करेंगे दोस्तों। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग जो भी सेट कर रहे हो, यानी जो भी अनसॉल्व लिए हो, कोई दिक्कत नहीं, सेट HZ को देखना, बस वही कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है, एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा बनता है। तो आभासी, सीधा, बड़ा किस में बनता है प्रतिबिंब? ध्यान देना कि अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब, वस्तु को चाहे जहां रख दो, केवल एक कंडीशन है जो कि हमने पढ़ाया भी था, चाहे और वस्तु को जहां पे रख दो, हर कंडीशन में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। तो उसका राइट आंसर पहला हो जाएगा अवतल दर्पण। दूसरा, कांच के प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। किस रंग के विचलन सबसे अधिक होता है? तो हमने इसके पहले के वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो पहले का सेट था उसमें बताया था पहले के वीडियो में कि विचलन सबसे अधिक होता है बैगनी का और सबसे कम होता है लाल का। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का, सबसे कम होता है बैगनी और नीला का। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बैगनी, चौथा नंबर आपका सही जाएगा। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो ध्यान देना कि वैद्युत मोटर क्या करता है। वैद्युत मोटर जो है वैद्युत ऊर्जा को, वैद्युत मोटर है वो मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। वो वैद्युत मोटर क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका? आपका ऑप्शन सही जाएगा तीसरा। इसके बाद विद्युत विभवांतर का मात्रक है, चाहे विभवांतर हो और चाहे विभव हो, दोनों को मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो कौन सा सही गया आपका? दूसरा ऑप्शन आपका सही गया, सॉरी तीसरा ऑप्शन सही गया, वोल्ट। इसके बाद दूसरे का में हमारे पास न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे उत्तर दूसरे का। हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर दूसरे का। इसमें यह कहा गया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग, तो लिखेंगे कि निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग हमारे पास कितना दिया गया है? निर्वात में प्रकाश का वेग दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को लिखते हैं n से, तो n बराबर हमारे पास ये हो गया है 1.5, और वेग को लिखते हैं हम लोग v से। ठीक है, v से। और हमारे पास प्रकाश के वेग की गणना कीजिए, प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। तो ध्यान देना हमारे पास अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक का सूत्र होता है, अपवर्तनांक का सूत्र होता है दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात वाला चाल ऊपर होता है, और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, जो माध्यम में, यानी माध्यम चाहे ठोस, द्रव, गैस, वो जो माध्यम है उसका प्रकाश की चाल होता है बटे में, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ध्यान देना कि अपवर्तनांक की जगह लिखेंगे हम लोग 1.5, और निर्वात में प्रकाश की चाल हमारे पास है 3 × 10⁸ बटे माध्यम प्रकाश की वेग को हमने, चलो इसको मान लो, इसको हटा लो, इसको हम लोग v मान लिया। ठीक है, अब v जाएगा 1.5 की जगह, ये आएगा इसकी जगह पर, तो v बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5। इसका दशमलव हटाओगे, ऊपर 10 बढ़ा लोगे, तो ये हो जाएगा 15, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। तो v बराबर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों आपके पास राइट आंसर हो गया दूसरे का। अब की बार दूसरे का खा में क्या कहा गया है? दूसरे का खा में आपको लिखेंगे इस प्रकार से कि उत्तर दूसरे का खा। दूसरे का खा में आपके पास ये दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान देना दोस्तों, अवतल दर्पण में सभी मान माइनस के होते हैं, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे v हो, चाहे u यानी वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी माइनस का होता है। फोकस दूरी को लिखेंगे हम लोग f से, तो f बराबर हो जाएगा माइनस का, क्या होगा? अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद इन्होंने ये कहा है इसके सामने एक वस्तु उससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, तो रखी जाती है यानी वस्तु को रखी जाती है, तो वस्तु की दूरी को लिखते हैं हम लोग u से, u बराबर माइनस का
60 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमसे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो प्रतिबिंब कहां पर है, तो V बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लोग यही ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे हम लोग दर्पण का। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इस सूत्र के अनुसार मान जब रखेंगे तो 1/F की जगह 1/-20 बराबर 1/V की जगह 1/V और प्लस 1/U की जगह -60। ये -60 है, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे प्लस का हो जाएगा। तो 1/60 माइनस 1/20 बराबर 1/V। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम का मतलब होता है लासा लेना, यानी दोनों, यानी 20 का भाग भी 60 में चला जाता है और 60 का भाग भी 60 में चला जाता है। तो 60 का भाग 60 एकम 60 और 20 तिया 60 बराबर 1/V। इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 2/60 बराबर 1/V, 2 एकम 2 यानी कट जाएगा 30। तो V बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, V बराबर -30, क्योंकि V एकम भी और 30 एकम 30, तो V बराबर -30 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इन्होंने ये कहा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए, कि प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर है, प्रतिबिंब तो हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब तो हमारे पास है V बराबर 30 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वस्तु है 60 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब है 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वस्तु की दूरी अधिक है, प्रतिबिंब की दूरी कम है। तो हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति जो है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, हम लोग कहेंगे वस्तु से आगे, ये वस्तु से आगे, यानी वस्तु के आगे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हम लोग इसका करेंगे दूसरे का गा करेंगे। तो दूसरे का गा में हम लोग लिखेंगे, दूसरे का गा में लिखेंगे उत्तर, दूसरे का गा। उत्तर दूसरे के गा में ये लिखा गया है कि गणना करके बताइए 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मान जूल में क्या होगा। तो 1 किलोवाट घंटा, तो लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। इसको इन्होंने लिखा है कि 1, यानी इस प्रकार से लिखो 1K और W और H किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा को हम लोग किस में चेंज करेंगे, जूल में। तो ध्यान देना कि 1 किलो बराबर कितना होगा, तो 1 किलो बराबर 1000 होता है वाट, और इनटू 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो हम लोग कहेंगे 3600 सेकेंड। और वाट का मात्रक होता है, वाट का मात्रक होता है जूल बटे सेकेंड। तो 1000 को हम लोग 1000 लिखेंगे और इसको लिखेंगे जूल बटे सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3600। तो 3600 इंटू कितना जीरो, 1 2 3 जीरो और, तो 1 2 3 जीरो जूल। इसको इस प्रकार से बनाएंगे 36 इंटू 10 की घात 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 2 3 5 जीरो होना चाहिए। तो 5 जीरो होना चाहिए, 10 की घात 5, क्योंकि यहां पर 2 जीरो और यहां 3 जीरो, तो 10 की घात 5। साइंस का रूल्स होता है कि 1 अंक के बाद दशमलव, अगर 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे पीछे से इधर से, तो नीचे 10 होना चाहिए। तो नीचे 10 लिखोगे तो ऊपर भी 10 लिखना पड़ेगा। इस जीरो घटाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की घात, इसकी घात 1 है और इसकी घात 5 है, तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो ये हो जाएगा 10 की घात 6 जूल। तो ये आ जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। अब इसमें सवाल नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का का करेंगे। तीसरे का का में क्या लिखा गया दोस्तों, ध्यान दीजिए। तीसरे का का में ये लिखा गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 5 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। दूरी तक यानी वस्तु की दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस में सभी मतलब माइनस का होता है, यानी u बराबर हो जाएगा -5 मीटर। इसके बाद
u बराबर हो जाएगा माइनस का 5 मीटर। देख सकता है सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी की लेंस की आवश्यकता होगी। फोकस दूरी की लेंस यानी f बराबर हमसे पूछ रहा है और v का मान हमारे पास क्या है, v का मान हमारे पास हो गया माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लेंस सूत्र लगाएंगे, क्योंकि लेंस सूत्र लगाएंगे तो कौन सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस में ध्यान देना दोस्तों कि माइनस का होता है और दर्पण में प्लस का होता है। यहाँ पर तो 1/f तो हमसे पूछा गया है, तो 1/f लिखेंगे। 1/v की जगह हम लोग माइनस का इन्फिनिटिव और माइनस 1/u की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 5। तो हमारे पास हो जाएगा 1/f बराबर एक जगह माइनस माइनस प्लस, तो 1/+ का हो जाएगा 5, क्योंकि u का मान तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो f बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब इसमें क्या पूछा गया है, इन्होंने पूछा गया है कि किस फोकस दूरी लेंस की आवश्यकता होगी। तो फोकस दूरी कितना होना चाहिए, फोकस दूरी भी हमारे पास 5 मीटर होना चाहिए। और अगर क्षमता की बात की जाए तो क्षमता के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्षमता P बराबर 1/f जो कि मीटर में होता है, तो P बराबर 1/f का मान 5। तो क्षमता हो जाएगा, अगर क्षमता पूछा जाए तो 0.5 दूनी यानी भाग ना खाई 0, दशमलव 0 बढ़ाया तो 5 दूनी 10, तो P बराबर हो जाएगा 0.2 डायोप्टर। अब दोस्तों इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं आगे के क्वेश्चन। अब देखिए तीसरे का हम लोग करेंगे अथवा। तीसरे का अथवा हम लोग सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे कि उत्तर तीसरे का अथवा। और इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि दूरी दृष्टि से आप क्या समझते हैं, इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ध्यान देना दोस्तों, जो भी आपके पास परिभाषा टाइप का क्वेश्चन होगा, परिभाषा इसमें होगा, हम केवल समझा देंगे, बाद बाकी आपका इसका जो आंसर है डिस्क्रिप्शन हमने लिख के रखा है, वहां पर जाकर आप लोग आराम से देखकर नोट बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूर दृष्टि दोष किसे कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है कि हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को भी हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। इसमें वो दोस्तों होता क्या है आपको बता दे कि जैसे मान लो चित्र की सहायता से आपको समझा दे, ये हो गया नेत्र का गोला और ये हो गया आपके पास कॉर्निया जो उभरा हुआ होता है। यहाँ पर क्या होता है कि निकट वस्तु रखी है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर वस्तु रखी है, ये निकट बिंदु है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर निकट है वस्तु। कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। अब इसमें होता क्या है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये जो किरणें हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें कहां पर मिलती है, रेटिना के पीछे मिलती है। यहां पर है रेटिना, तो यहां पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो यहां पर ना बनकर प्रतिबिंब बनता है पीछे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस फिर से एक बार बनाते हैं मानव नेत्र का गोला। ये हो गया आपके पास कॉर्निया और ये हो गया आपके पास निकट बिंदु पर वस्तु रखी है, और ये हो गया हमारे पास लेंस, उत्तल लेंस। अब हम लोग क्या करते हैं कि दूर दृष्टि दोष है, इसका निवारण करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग अपने नेत्रों में कौन सा लेंस लगा लेते हैं, उत्तल लेंस। अब यहाँ पर उत्तल लेंस करता क्या है, उत्तल लेंस जो है इसको इस प्रकार से हमें महसूस कराता है कि ये प्रतिबिंब यहाँ पर ना होकर, सॉरी प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पर नहीं, वस्तु यहाँ पर है। हमें महसूस करा रहा है कि वस्तु दूर पर है, ये वस्तु यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर ही वस्तु है, लेकिन हमें ये उत्तल लेंस महसूस करा रहा है कि वस्तु यहाँ पर है और यहाँ से आपतित हो रही है। और इस प्रकार से आपतित होने के बाद ये जो प्रतिबिंब है ये हमारे पास कहां पर बन जाता है, रेटिना पर बनकर, यानी पीत बिंदु से पर बन जाता है और हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो दूर दृष्टि दोष क्या है, इसमें दूर की वस्तु देख पाते हैं, पास की वस्तु को नहीं देख पाते, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। इसके बाद इसमें और क्या लिखा गया है, अगला क्वेश्चन कि तीसरे का खा,
तो हम लिखेंगे उत्तर तीसरे का खा। हम लिखेंगे उत्तर तीसरे का खा। तीसरे के खा में यह दिया गया है, तीसरे के खा में लिखा गया है कि एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट, तो वोल्ट को लिखते हैं हम लोग V से, वोल्ट को लिखते हैं V से, V बराबर 250 वोल्ट। और इसके बाद 2 किलो वाट लिखा है, तो वाट का मतलब होता है शक्ति का मात्रा है, शक्ति को लिखते हैं P से, तो P बराबर 2 किलो वाट, 2 किलो वाट। पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसकी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? धारा का मतलब हो गया I, तो हमसे I बराबर पूछ रहा है, I बराबर पूछ रहा है। इसके बाद इन्होंने कहा है इसे प्रतिदिन 10 घंटे, तो इसके बाद घंटे बराबर कितने दिए गए हमारे पास? घंटे बराबर दिए गए हैं 10 घंटे कार्य करते रहने पर 30 दिन में कितनी किलो वाट ऊर्जा व्यय होगी? तो दिन बराबर हमारे पास कितने दिए गए हैं? दिन दिए गए हैं 30। अब ध्यान देना, यहां पर दोस्तों हमसे व्यय विद्युत ऊर्जा पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है? व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा। सबसे पहले हम लोग आई ज्ञात कर लेते हैं। तो आई के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है P बराबर VI, P बराबर VI। P के जगह दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे? P की जगह लिखेंगे 2 को किलो वाट को हम लोग को चेंज नहीं कर रहे वाट में, ठीक है, क्योंकि किलो वाट में ही आंसर पूछा गया है। इसके बाद V का मान हमारे पास क्या है? V का मान हमारे पास, चलो एक काम करते हैं, इस और किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करना चाहते तो कर लो, तो 2 किलो वाट बराबर हो जाएगा 2000 वाट, तो ये हो जाएगा 2000। और इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास V का मान हमारे पास क्या है? 250। I का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, इसको बटे में पहुंचा दो, तो I बराबर 2000 बटे 250, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 8 200, तो I बराबर ये हो जाएगा 8 एम्पियर। ये तो दोस्तों हमारे पास धारा I के लिए आंसर आ गया हमारे पास। अब व्यय विद्युत ऊर्जा पूछा गया है, इसके लिए दोस्तों फार्मूला क्या होता है? व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर होता है आपके पास जो भी मान दिया है सभी मान गुणा में बटे 1000। तो हम लोग कहेंगे वाट तो दिया गया हमारे पास, चलो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं क्योंकि हमारे पास धारा का मान दिया गया है, तो एम्पियर इंटू दिन इंटू घंटे बटे 1000। तो हम लोग इसको जब इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारे पास व्यय विद्युत ऊर्जा, तो व्यय विद्युत ऊर्जा को इन्होंने ये भी कहा है कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट के लिए ध्यान देना कि ये तो वाट में है, ये किसमें है? वाट में है, तो किलोवाट के लिए 1000 का गुणा करते हैं, तो हम लोग 1000 को बटे में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम लोग फिर वाट बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो 1000 का गुणा कर देंगे। एम्पियर का मान हमारे पास हो गया 8, इंटू दिन हमारे पास हो गया है 30, इंटू घंटे हमारे पास हो गया 10, इंटू 1000 बटे 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास कितना बचा? ये हो गया 8 तरीका 24, तो 2400, 2 0 हो गया ना, 2400 जूल। तो कितना जूल हो गया हमारे पास? 2400 जूल। तो व्यय विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल, तो ये हमारे पास हो गया 2400 जूल। इसके बाद हम लोग इस जूल को हम लोग किलोवाट घंटा में ही है जूल, ठीक है, चाहे किलोवाट घंटा में हो चाहे इस जूल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें मात्रक जूल ही लिखना पड़ेगा क्योंकि व्यय विद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसके बाद हमारे पास ये लिखा गया है उत्तर तीसरे का खा का अथवा। अगर तीसरे का खा हम लोग नहीं कर पा रहे तो उसका अथवा करेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में यहां पर दोनों कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे तीसरे का खा का अथवा, तो उत्तर 3 का खा लिखेंगे और इस प्रकार से यहां पर कर देंगे अथवा। जब अथवा करेंगे तो इन्होंने ये कहा है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या कीजिए और चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, स्पष्ट एवं सचित्र उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे पहले चुंबकीय क्षेत्र में, हेडिंग डाल लेंगे बोर्ड एग्जाम में, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने
धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या। इस प्रकार से हम लोग इतना बड़ा हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डालने के बाद आपको समझना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, इसकी व्याख्या तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन डाल के रखा है, समझा दे रहे। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, धारावाही चालक जिसमें धारा प्रवाहित होती है, धारा बहती है, वो चालक यानी क्या हो गया, तार, चालक पर लगने वाला बल, यानी तार को हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तार किसमें रख दिया हम लोगों ने, चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस प्रकार से मान लो कि ये हो गया हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। एक चालक तार को इस प्रकार से, यल लंबाई का तार है, इसको हम लोगों ने इस प्रकार से रख दिया। और इस तार के अंदर से क्या प्रवाहित हो रही है, इस तार के अंदर से ऊपर की ओर धारा आई जो है ऊपर की ओर इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। और संपूर्ण तार का जो लंबाई है, तार की लंबाई क्या हो गया, तार की लंबाई हम लोगों ने मान लिया यल, तार की लंबाई क्या मान लिया हम लोगों ने, यल। और यहां पर ये तो हमारे पास हो गया चुंबकीय क्षेत्र, इसको 20 से लिखेंगे हम लोग। और यहां पर अगर कोण का निरूपण करें तो यहां पर कोण जो होगा ये थीटा कोण बना रहा है। अब ध्यान देना, हम लोगों ने क्या क्वेश्चन का, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो एक धारावाही चालक को उसके चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने पर लगने वाले बल, जो बल होते हैं, तो ध्यान देना कि इस पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल, बल को लिखते हैं हम लोग एफ से। एफ जो है ये अनुक्रमानुपाती होता है धारा आई के। पहला कंडीशन जो एफ है अनुक्रमानुपाती होता है धारा आई के। इसके बाद दूसरे कंडीशन में एफ अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के। इसके बाद एफ जो है ये अनुक्रमानुपाती होता है यल साइन थीटा पे। यल साइन थीटा क्यों होगा, अब ध्यान देना दोस्तों कि धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, अगर ऊर्ध्वाधर धारा प्रवाहित होती है तो साइन थीटा लगता है, अगर क्षैतिज यानी नीचे नीचे इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है तो कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया यल साइन थीटा। तीनों को मिलाने पर हमारे पास क्या प्रूफ होगा, ये प्रूफ हो जाएगा एफ अनुक्रमानुपाती आई बी एल साइन थीटा। हम लोग जानते हैं अगर कभी भी अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं, तो यह हो जाएगा एफ बराबर के बी एल, के आई बी एल साइन थीटा, जहां पर के क्या है, नियतांक है। इसको हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। जहां के क्या है, के नियतांक है। नियतांक का मतलब उसका मान नियत मान है, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, 1। उस कंडीशन में एफ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। ये तो हम लोगों ने व्याख्या कर लिया है और इसके जो परिभाषा है वो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों आपको और एक चीज बता दे कि इन्होंने क्वेश्चन में आगे क्या कहा, आगे ये कहा है कि लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो ध्यान देना कि इसकी जो दिशा है, दिशा हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जो कि चित्र ही पूछा गया है। तो चित्र आपके स्क्रीन पर देखो प्रोवाइड हुआ है, चित्र को आपको देख लीजिए किस प्रकार से है चित्र, ठीक है, देख लिया। तो तीनों एक दूसरे के इस प्रकार से लंबवत फैला है कि पहली उंगली, ये वाली उंगली, पहली उंगली हमारा क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को बताता है और बीच की उंगली, ये जो उंगली है बीच की उंगली, ये हमारा बताता है धारा आई की दिशा। और इसके बाद जो अंगूठा है ये लगने वाला, चालक पर लगने वाला बल की दिशा को दर्शाता है। एक तो फ्लेमिंग की हम लोग इसकी दिशा किससे ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, और दूसरा ज्ञात करते हैं बाएं हाथ के हथेली के नियम से। बाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा उनकी अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाते हैं। फैलाने के बाद ध्यान देना कि जो अंगूठा है, अंगूठा धारा आई की दिशा और उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से घुमाते हैं ना, इस प्रकार से चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, क्योंकि धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और हथेली है ये बल एफ की दिशा को निरूपित करता है दोस्तों। इसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या कहा गया है
आगे क्वेश्चन में कोई आपका न्यूमेरिकल्स है, इसके लिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम लोग चौथे का को करते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का करेंगे। 4 का में दोस्तों इसमें ये लिखा गया है कि प्रदत्त विद्युत परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 एवं R9 में बहने वाली विद्युत धारा एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। यहाँ R1 और सभी का मान दिया ही गया है। इसके बाद जो चित्र दिया गया है वो चित्र हम लोगों ने इस प्रकार से बना भी लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोधक में बहने वाली धारा, प्रत्येक प्रतिरोधक, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, बहने वाली धारा ज्ञात कर लेंगे। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि जो हमारे पास प्रतिरोध है, प्रतिरोधों को हम लोग एक क्रम यानी समांतर क्रम, श्रेणी क्रम होता है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, ये सब जो है हमारे पास, ये वाला, ये तीन एक दूसरे के समांतर क्रम है और ये एक दूसरे के समांतर क्रम है। और तीनों की बात की जाए तो तीनों श्रेणी क्रम है। तो तुल्य प्रतिरोध की तो बात की नहीं गई। अगर तुल्य प्रतिरोध या तुल्य धारित मतलब तुल्य धारा का मान अगर पूछा आता है, कुल धारा का मान पूछा आता, तो हम लोग क्या करते कि इसकी धारा इससे धारा निकालते, इससे धारा निकालते और इससे धारा निकालते, तीनों की धारा को जोड़ देते। तो ऐसा कुछ तो पूछा नहीं कि हमसे पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम हम लोग जानते हैं कि V बटे I बराबर R होता है हमारे पास। V बटे I बराबर हमारे पास क्या होता है? R। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास V का मान दिया है 4.5, तो V हम लोग प्रत्येक का यानी इसको I1 इसको R1 मान लेंगे। तो V का मान हो गया 4.5 बटे I1 बराबर R1 का मान हो गया 1। तो इस कंडीशन में हमारे पास I1 इसके यहां पहुंच जाएगा और एक यहां पे पहुंच जाएगा। तो I1 बराबर हो जाएगा 4.5 बटे 1 अर्थात I1 बराबर 4.5 एम्पियर। ये तो हो गया I1 का आंसर। इसके बाद इसी प्रकार हम लोग I2 निकालेंगे। तो V बटे I2 बराबर हो जाएगा R2। तो V की जगह हम लोग यही रखेंगे 4.5। तो यह जगह 4.5 और बटे I2 बराबर R2 का मान हमारे पास है R2, R3, R4 का मान हमारे पास है 3 पहुंच जाएगा। ये I2 के स्थान पर I2 पहुंच जाएगा 3 के स्थान पर। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I2 बराबर 4.5 बटे 3। दशमलव हटा के इसका एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये काटेंगे 3, 15, 45, 45, एक जीरो हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो I2 बराबर हो जाएगा 1.5 एम्पियर। ये हो गया I2। अब की बार I3 ज्ञात करेंगे तो वही सिस्टम, ध्यान देना, आपकी बार I3 बराबर क्या कर रहे हैं? I3 बराबर ये एक दूसरे का एक्सचेंज है ना, तो R1 की जगह I1, I1 की जगह R1। तो उसी प्रकार V बटे यानी V का मान क्या है? B का मान हो गया 4.5 बटे अब की बार R3, तो R3 का मान भी 3 है, तो R3 का मान भी 3 है, तो वही कट के आ जाएगा 1.5 और I4 का मान भी आ जाएगा 1.5 एम्पियर। इसके बाद हम लोग I5 ज्ञात करेंगे। I5 बराबर V का मान तो हमारे पास है 4.5 बटे R5 से लेकर R9 तक 5 दिया गया है, तो कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5 निम 45 यानी 0.9। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास I5 बराबर I6 बराबर I7 बराबर I8 बराबर I9 बराबर 0.9 एम्पियर। हम लोगों ने दोस्तों प्रत्येक का प्रतिरोध प्रत्येक का धारा हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। पहले धारा हमारे पास 4.5 है R1 का, इसके बाद R1 से यानी इन तीनों का धारा, यहां पर धारा हमारे पास क्या है? यहां पर धारा हमारे पास है 4.5 और यहां पर इन तीनों पर धारा क्या है?
इन तीनों पर धाराएं हमारे पास है 1.5, 1.5, 1.5 यहां पर, और इन सभी पर धाराएं क्या है हमारे पास 0.9, 0.9, 0.9, 0.9 धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद इन्होंने और क्या कहा कि बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना भी कीजिए, यानी इनके बीच विभवांतर की गणना भी करना हमें। तो जब विभवांतर की गणना करना है उसके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये जो आर है ये हमारे पास किस क्रम में, पार्श्व क्रम में है। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहेंगे कि जो R1, R2 और R3 है ये हमारे पास R1 नहीं, R2, R3, R4, R2, R3 और R4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, 1/R, इसको डैश कर लो तो ये हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4, यही तो है, हाँ यही है। अब इसका जब मान रखेंगे हम लोग तो हमारे पास 1/R डैश का मान आ जाएगा इन सभी का मान है 3, तो 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो आ जाएगा, तीनों का हर बराबर है तो 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 3/3। हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास R डैश का मान है इससे कट गया तो 1 आ गया, तो R डैश एकम R डैश, तो R डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 ओम। ये हम लोगों ने ये ज्ञात कर लिया, R डैश बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, 1 ओम। इस पर हम लोग क्या ज्ञात करने वाले, विभवांतर। जब ध्यान देना कि इस पर जब विभवांतर ज्ञात करेंगे तो R डैश बराबर हमारे पास क्या है, 1 ओम है हमारे पास। R डैश बराबर क्या है, 1 ओम। चलो इसका भी पहले ज्ञात करते हैं फिर इस आगे ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि R5, R6, R7, R8, R9 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/R डबल डैश बराबर 1/R5 प्लस 1/R6 प्लस 1/R7 प्लस 1/R8 प्लस 1/R9। अब सभी का मान हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1/R डबल डैश, 1/R डबल डैश बराबर सभी का मान हमारे पास 5 है, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो R डबल डैश बराबर 1, 2, 3, 4, 5 सभी का हर बराबर है, हर नीचे वाला, तो ऊपर को जोड़ दिए जाएंगे तो 5/5 अर्थात कट के आ जाएंगे 1, तो R डबल डैश का मान भी आ जाएगा आपके पास 1 ओम। लेकिन R डबल डैश तुमसे पूछा नहीं है, हमसे ये पूछा गया था कि प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। तो विभवांतर की गणना कीजिए, हमने किस किस के बीच विभवांतर करना है, इसमें विभवांतर, इसमें विभवांतर और इसमें, तो हम लोग विभवांतर ज्ञात करेंगे। ध्यान देना कि समांतर क्रम में विभवांतर तो स्थित रहता है लेकिन हमारे पास श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान बदलता है। लेकिन इन तीनों को देखो तो ये तीनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है तो विभवांतर के मान में होगा परिवर्तन। तो हम लोग सबसे पहले विभवांतर ज्ञात करेंगे, सबसे पहले R1 का विभवांतर ज्ञात करेंगे यानी V1। तो हमारे पास फिर से वही ओम का नियम लगाएंगे हम लोग, ओम का नियम, ओम के नियम से हमारे पास V1 बराबर क्या फार्मूला होगा, तो ये इससे गुणा पहुंच जाएगा, तो V1 बराबर हो जाएगा I1R1। तो V1 बराबर, अब ध्यान देना कि जिस कंडीशन में हमारे पास V1 यानी अगर B नियत होता है तो धारा नियत नहीं होती है, और अगर धारा नियत होती है, फिर से वो समझिए कि अगर हमारे पास विभवांतर नियत है यानी स्थिर है तो धारा का मान बदलता है, और अगर धारा स्थिर है तो विभवांतर का मान बदलता है। तो इस कंडीशन में V1 करेंगे तो इसको केवल I करेंगे, तो इसका मतलब है ये जो I1 है ये केवल I का काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा I1 की जगह हम लोग लिखेंगे 4.5 इंटू R1 की जगह लिखेंगे 1, तो V1 हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 4.5 वोल्ट। इसके बाद हम लोग V2 ज्ञात करेंगे, जब V2 ज्ञात करेंगे तो V2 बराबर हमारे पास होगा IR2। अब ध्यान देना V2 की जगह हमारे पास क्या होगा IR2। अब R2 यानी V2 बराबर IR2, I का मान हमारे पास सेकंड कंडीशन में क्या है
1.5, तो 1.5, और यहां पर R2, R3, R4 का मान हमारे पास क्या है, R3, R4 का मान, सबका मान है 3, तो ये हो जाएगा V2 बराबर V, ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, नहीं 3 नहीं, ये जो हमारे पास R2 है, यानी यहां पर हम लोग ये वाला R डबल डैश का मान लेंगे, R डैश का मान लेंगे, R डैश का मान हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1.5 वोल्ट। इसके बाद हम लोग V3 निकालेंगे, तो जब V3 निकालेंगे तो V3 के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, V3 के लिए फार्मूला यूज करेंगे IR3। अब यहां पर एक काम करते हैं कि यहां पर R डैश कर देते हैं और यहां पर 3 की जगह R डबल डैश कर देते हैं, क्योंकि जो मान निकाला हम लोगों ने, तो V3 बराबर I का मान हमारे पास क्या है, I का मान जो हमारे पास है इस कंडीशन में 0.9 है हमारे पास, ये जो I का मान है 0.9 है, तो लिखेंगे 0.9 इंटू R डबल डैश का मान हमारे पास है 1, तो ये V3 का मान भी हो जाएगा 0.9 वोल्ट। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने चौथे का को भी सॉल्व कर लिया है। अगर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्य विधि समझाइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है, इसका हमने अलग से वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक डाल के रखा है, आप लोग वहां पर जाकर उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आसानी से इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो और देखकर पूरा इस पे हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट, और दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन है आपका, जो सब्सक्राइब जो वाला लाल लाल दिख रहा होगा नीचे, उसको आप ब्लैक कर दीजिए और उसके ऊपर वाला जो एक एरो बना होगा, इस प्रकार से एरो बना होगा, इस एरो को आप लोग वी की तरह, इस एरो पर आप लोग क्लिक कीजिए, वही आपका डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो के नीचे जो बना होता है वही डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पर जाकर आप लोग देखिए लिंक पड़ा है, उस लिंक पर ओपन कीजिए और आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।